खाल्के कायनात के नाम से इब्तदा और लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से हैशटैग चल रहा था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और बड़ी बड़के मारी जा रही थी और पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी ने पूरे गोदी मीडिया को और इंडिया की उस अवाम को जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही थी, चुप साध ली है अब उन्होंने हमारे सीनियर सहाफी की खबर के बाद। आपको बताएं कि उन्होंने खबर दी है कि पाकिस्तान S-400 जैसा एक सिस्टम बनाने जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं पिछले एक साल से आपको डेट्स बताना शुरू करूं तो 5 अगस्त 2020, फिर 13 दिसंबर 2020, फिर उसके बाद 8 दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर यानी एक दिन या 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आते आते बचा। हम फिर आपको कहेंगे कि हम तमाम जो तकालीफ हैं, दुख हैं, बुरे हालात हैं, उनमें इंसानियत के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा असलहा जमा कर लें, दुनिया की तमाम तर टेक्नोलॉजी जमा कर लें और दुनिया को यह बताएं कि अब आके हमसे लड़ो, जब आप ताकतवर खुद को फील करें, आप दुनिया के किसी हिस्से से पंगा लें, फिर आप मुंह की खाएं, फिर आप कहें जी हमारा तो यह मसला बन गया था, इस वजह से हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। और यही पिछले एक साल की कहानियां हम सिर्फ उठाएंगे कि पिछले एक साल में कितने हादसात हुए, कितने, अगर तुर्की जो है वो S-400 खरीदने की बात करता है तो अमेरिका कहता है कि पाबंदियां लगा दी जाएंगी। एट द सेम टाइम अगर भारत पाकिस्तान पर S-400 नस्ब करने का प्लान भी कर चुका होता है, नस्ब भी कर देता है, तो आराम से चुप करके वाशिंगटन वाले बैठे रहते हैं। आखिर हकायक क्या हैं, इंटरनेशनली मामलात क्या हैं। और दूसरी तरफ चीन के साथ भारत की जो लड़ाई है वो बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमारे साथ इंडिया से इंतहाई खूबसूरत शख्सियत राज कादियान साहिब मौजूद होंगे, जिनसे हम पूछेंगे असल में हकायक क्या हैं, जो पाकिस्तान तक खबरें पहुंचती हैं उनमें हकीकत क्या है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक डेप्यूटी आर्मी चीफ राज कादियान साहिब हमारे साथ इंडिया से मौजूद होंगे, स्टूडियोज पे मौजूद होंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहिब दिफाई तज्जियाकार हैं और उनके साथ मौजूद होंगे उमर खताब वट्टू साहिब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर पिछले अगर एक साल की बात की जाए तो चौथा हादसा है ये तरसों का जो वाकया है। सर, आप क्या कहेंगे? एक तरफ इतने बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगे तो कोई तकनीकी खराबी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर। असल में जो हेलीकॉप्टर्स बुनियादी तौर पे जो मशीन है वो एक तरफ से बहुत सेफ ड्रिवन भी है, सेफ फ्लाई भी है, और दूसरी तरफ से वो बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ वेदर या बहुत टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से वो एक्सीडेंट प्रोन भी है। राइट। अब इंडियन आर्मी जो हेलीकॉप्टर इंडियन, चूंकि आप इंडिया नरेंद्र मोदी के जो आप हादसे की तरफ रेफर कर रहे हैं और उसके हिसाब से उससे पहले जो इंडिया हादसा हुआ जहाँ पे उनके जो CDS जो थे बिपिन रावत, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसके अंदर जहाँ तक तो बिपिन रावत की तरफ अगर आप रेफर करें तो उस हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर मुझे कोई मेल फंक्शनिंग नहीं, ना जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है लो विजिबिलिटी या पुअर विजिबिलिटी, वो कंडीशन नजर नहीं आती। सर, सवाल यहां ये है कि एक तरफ जब बिपिन रावत की तरफ कहा गया था कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ सकती है तो हेलीकॉप्टर को उड़ने दिया गया था। एट द सेम टाइम सेम कहा गया था कि लो विजिबिलिटी है, कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, मोदी के हेलीकॉप्टर को उतार लिया गया। सर, 2 डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स यहां सामने आ रहे हैं। मैं आपको एक एस्पेक्ट बता रहा था क्योंकि आपने एक जनरलाइज भी सवाल किया है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेशो भी, एक स्पेसिफिक एलिमेंट भी पोशीदा है। तो जहां तक तो बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश का ताल्लुक है उसके अंदर मुझे कुछ सैबोटाज नजर आता है।
मैं अब वो चीज कह रहा हूं जो मैंने मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर जो हेलीकॉप्टर के क्रैश की, इसके स्टाइल की, उसके नीचे आने की जो तस्वीर और जो पिक्चर देखी है, और ये मैं इंडियन मीडिया को रेफर कर रहा हूं, अपने मीडिया को रेफर नहीं कर रहा, उनके चैनल्स के ऊपर जो फिल्म चलाई गई है, और जिस तरह वो हेलीकॉप्टर नहीं, ना उसमें कोई विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ना उसमें कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि दो उसकी पॉसिबिलिटी है, या उसको नीचे से किसी मिसाइल ने हिट किया है, या दूसरा उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले उसके अंदर से आग निकलती नजर आई। सर बेहतर राज कादियान साहब की तरफ चलते हैं। सर दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सर ब्रिगेडियर साहब ने जो फरमाया, आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? अमित साहब, इससे पहले कि आप हमारी लड़ाई शुरू कराओ, मैं आपके देखने वालों को नए साल की मुबारक देना चाहूंगा सर। और ये हमारी उम्मीद है कि सब लोग खुशहाल रहें, सब तंदुरुस्त रहें। सर देखिए, जो 8 दिसंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर का, उसकी तहकीकात अभी चल रही है। ठीक है। ये जो मीडिया वाले कहते हैं, हमारा तो मीडिया सैकड़ों चैनल हैं, मैं खुद उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 8, 9 या 10 चैनल पे अलग अलग गया था, सब अपनी अपनी राय देते हैं। अभी तहकीकात जारी है, उसका नतीजा नहीं आया है। ये टेक्निकल खराबी थी या मौसम की वजह से हुआ है या कोई और कारण है, वो तो इंक्वायरी बताएगी। राइट सर। अभी तो जनरल साहब हमारे चले गए, हम उनके आत्मा की शांति की दुआ करते हैं, लेकिन अभी कोई अटकल लगाना तो बात नहीं बनती। सर हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सवाल ये है, जब खदशात का इजहार किया गया था तो उन्हीं का हेलीकॉप्टर उड़ने क्यों दिया गया? नहीं, देखिए, वो जहां ये स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने गए थे सर, वो एयरपोर्ट से और डेस्टिनेशन जो वेलिंगटन हमारा स्टाफ कॉलेज है, 20 मिनट की फ्लाइट थी। राइट। पहले सैकड़ों बार ये फ्लाइट हो चुकी है। उस दिन भी शायद रिहर्सल करी होगी, लेकिन वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में तो कभी भी बादल आ सकते हैं, फॉग आ सकती है, लेकिन सर, कोई भी मौसम की प्रेडिक्शन इतनी डिटेल में नहीं कर सकता। सर जिस हाइट पे वो हेलीकॉप्टर था, मैंने तो आप ही के मीडिया के बहुत सारे चैनल्स को मैं रेफर कर सकता हूँ, बहुत बड़े ऑथेंटिकेटेड चैनल्स को रेफर कर सकता हूँ। वो मीडिया जो खबर चली उसके अंदर ना तो पीछे कोई पहाड़ी नजर आ रही थी और ना कोई विजिबिलिटी। अगर आप मौसम को उठा के देखें उस पर्टिकुलर इलाके के, हमें उनकी मौत पे दुख है, क्योंकि कोई भी फौजी किसी फौजी की मौत पे खुश नहीं होता जी। तो लेकिन ये है कि वो उसके अंदर वो कोई पहाड़ी का चक्कर, मुझे मतलब मैं भी बड़ा अरसा फौज में रहा हूं, आप भी रहे हैं सर, कोई पहाड़ी के एलिमेंट्स नजर नहीं आते। हेलीकॉप्टर डेसेंट पे था और अभी वो फ्लाइट डेसेंट पे उस लेवल पे नहीं आया था जिस लेवल पे या जिस हाइट की पहाड़ियां उस इलाके में मौजूद हैं। तो उससे लगता है कि उसके अंदर कोई ना, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन एक जनरलाइज्ड ओपिनियन जो होता है वो आप एक्सीडेंट को देख के भी लगा सकते हैं। बहरहाल आप जिस तरह कह रहे हैं उसके बाद हम उस पर कॉमेंट कर सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं नजर आ रहा कि जी वो वेदर की खराबी की वजह से या किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से उस हेलीकॉप्टर, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व है जो जनरल बिपिन रावत को टारगेट करने के लिए की गई थी। मेरा साहब का सवाल बड़ा वैलिड है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ब्रिगेडियर साहब की सवाल तो वैलिड होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन सही नहीं है। वेलिंगटन स्टेशन जहां हमारा स्टाफ कॉलेज लोकेटेड है, वो तो है हिल स्टेशन, तो ये कहना है कि वहां कोई पहाड़ियां नजर नहीं आई थी, वो सही नहीं है। हमारा आखिरी जो प्लेन का रेलवे स्टेशन खत्म होता है जगह है मेटापोलियम, वहां से तो पहाड़ी ऊपर चढ़ती है। वो ट्रेन भी वहां नैरो गेज की है, अंग्रेजों के टाइम की शुरू हुई थी, तो ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है। सर ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। उमर खताब भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, सीनियर तज्जियाकार हैं, इनकी ओपिनियन ले लेते हैं। उमर खताब भट्टू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब ने एक अपनी ओपिनियन दी, राज कादियान साहब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक अंदरूनी फैक्टर भी कोई हो सकता है और जो टेक्नोलॉजी फैक्टर भी हो सकता है। अंदरूनी मामलात भी होते हैं, किसी भी इदारे में इख्तलाफात होते हैं, राय के हवाले से भी होता है, पॉलिसी। ये जो अंदरूनी मामलात है वटू साहब, आपने कहानी बड़ी उठाई है, ये अंदरूनी मामलात की वजाहत कर दीजिए।
अंदरूनी मामला यही है कि जिस तरह पायलट ने भी बताया कि मौसम की खराबी है, कुछ लोग जो है उनकी राय मुख्तलिफ है, मतलब सोशल मीडिया का आजकल दौर है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह पहले भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि अभी तक हतमी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, और ये भी देखा जाना था कि जो हेलीकॉप्टर है उसकी ऊंचाई कितनी थी, कब उसको आग लगी, मतलब सारा सिनेरियो जो है वो उसको रिपोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो अंदरूनी कहानी ये है कि जो सारे फैक्टर नजर आ रहे हैं उसमें यही है कि कुछ तो कहानी है जिसकी अभी तक जो है वो पर्दादारी है। ठीक है, आप क्या समझते हैं, ये कुछ साजिश हुई है? साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह ये एक रूस साख्ता ये जो हेलीकॉप्टर है, और ये आपको वैसा बताता चलूं कि ये समुद्री हालात और सहरा के जो हालात हैं उनसे भी ये वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ये जदीद और टेक्नोलॉजी से लैस ये हेलीकॉप्टर जो बनाया गया है। और इससे मैं आपको बताऊं कि काफी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स में तकरीबन इनके कुछ 10 सालों में 21 हादसात हुए हैं हेलीकॉप्टर्स के हवाले से आपको बताऊं तो। और दूसरा, इससे इंडिया को जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा रूस को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो रूसी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मार्केट में कमी हुई है। अगर राइट सर, राज कादियान साहब की तरफ मैं चलूंगा। सर, आप क्या फरमाएंगे, ये जिस तरह वट्टू साहब ने इंफॉर्मेशन दी, पिछले 10 सालों में 21 हादसात, एक तरफ आप दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब इन द सेंस देख रहे हैं कि आप पूरी दुनिया का असलहा इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर संभाले नहीं जा रहे। सर, ये हेलीकॉप्टर तो हमारे बहुत उड़ते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में भी जाते हैं। अब कितना ही अच्छा पायलट हो, कितना ही अच्छा हेलीकॉप्टर, हादसा तो हादसा होता है। ये हादसा किस वजह से हुआ है, अभी तो हम अटकलबाजी हादसा बड़े तवातुर से हो रहे हैं सर, और जो शख्सियात उसमें मुतासिर होती हैं वो बड़ी मतनाज़े होती हैं। वो बेचारी अपनी जिंदगी में बता चुकी होती हैं कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। नहीं, अभी तो जब तक तहकीकात की फाइंडिंग नहीं आ जाती जो बताएंगे किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, हम तो अटकलबाजी लगा रहे हैं। हमारा मीडिया क्या बोलता है, मीडिया फ्री है, किसी का कंट्रोल नहीं है मीडिया पर। तो उन्होंने तो अपने चैनल कमर्शियल हैं, वो लोग तो अपने चैनल बेचने हैं, तो कोई ना कोई सनसनीखेज बात जरूर बोलेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। ये कहना है कि रशिया को ब्लेम आएगा, ये तो खामखा की बात है एट दिस स्टेज। सर, उनका हेलीकॉप्टर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी कई साल से हमारे पास है। अब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है, अच्छी मशीन का भी हो सकता है, अच्छे पायलट से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इंक्वायरी। सर, आपकी तरफ दोबारा आते हैं ब्रिगेडियर साहब। जो हेलीकॉप्टर हिट हुआ था बाला अपना, जिस दिन अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान के अंदर गिराया गया था बालाकोट के रिस्पॉन्स के जवाब में, MiG-21 वहां पे एक हेलीकॉप्टर हिट किया था जिसके अंदर कोई 13 आपके एयरफोर्स के लोग शामिल थे। आई थिंक इट वाज हेड ऑफ श्रीनगर दैट हेलीकॉप्टर। उसकी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चला कि वो क्यों अपने लोगों को क्यों मार दिया? वो इंक्वायरी हुई थी, गलती से उसने जो सिग्नल भेजते हैं हेलीकॉप्टर वाले, जो फ्लाइंग कंट्रोल वाले, उस सिग्नल का जवाब नहीं दिया था। वो बॉर्डर एरिया है तो उसको शायद एक हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट समझ के उसको फायर किया गया था। ये इंक्वायरी की फाइंडिंग, ये एक्सीडेंट था। रडार के ऊपर तो हेलीकॉप्टर और जहाज में बड़ा फर्क नजर आ रहा होता है जब आप उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ भी गालबन उससे आपके श्रीनगर एयरबेस से ही किया था, और वो बड़ा डेप्थ में आता है, बॉर्डर से तो काफी दूर है। तो क्या ये पायलट की इनएफिशिएंसी थी या जो अपना एयर डिफेंस का जिसने उस मिसाइल मारा उनकी इनएफिशिएंसी सामने आई? नहीं, जो आप तो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो, एक तो वो बॉर्डर एरिया में था, तो वहां पर तो एयर डिफेंस वालों ने जब उसको मैसेज भेजा तो उस मैसेज का जवाब नहीं आया था, तो शक हुआ होगा। तो वो तो दूसरी बात थी, लेकिन ये तो बॉर्डर से बहुत दूर है। सर, यहाँ एक सिग्नल एक हेलीकॉप्टर की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं। ये जो S-400 आपने खरीदा है, इसमें तकरीबन 320 मिसाइल एक वक्त में नस्ब होते हैं, एक वक्त में फायर किए जाते हैं। तो सर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रखी है हमारे पास, तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं।
हम तो मार्स पर पहुंच गए हैं दुनिया में सबसे कम पैसा खर्च के। तो आपके लिए ये समझना या कहना कि हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये तो सही नहीं है। सर, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ पूरी दुनिया में कहना कि हम इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह और ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, ये हर रोज धमकियां लगा रहे होते हैं, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे। सर, क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तानी मतलब हर वक्त पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार है? क्यों इतनी धमकियां लगाते हैं? ये सोच क्या रहे हैं? ये वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। राज कादियान साहब अपनी जो आर्मी है उसकी कैपेबिलिटी को समझते हैं, मैं अपनी आर्मी की कैपेबिलिटी को समझता हूँ। सर, लेकिन अगर हम दोनों को साइड पे रख दें तो इनके ही एक बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, थिंकर हैं, और जन साहब ने जरूर उनको सुना होगा, परवीन स्वामी। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तान और इंडिया की कैपेबिलिटी पे, फ्यूचर वॉर पे, इंडो चाइना वॉर पे, इंडियन जो फौज है उसके रिस्पांस पे, पाकिस्तान फौज के रिस्पांस पे उन्होंने बड़े अपने वीलॉग्स बनाए हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अमित शाह को भी कभी उसको सुन लेना चाहिए, राजनाथ सिंह को भी उसको, लेकिन चूंकि वो एक बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द पार्टी को लीड कर रहे हैं, मतलब आरएसएस और बीजेपी बुनियादी तौर पे एक दहशतगर्द पॉलिसी अपनाती है, उनका लीडर है नरेंद्र मोदी। तो वो तो बात वही करेंगे जो दहशतगर्दी पे मबनी होगी, अमन की बात तो नहीं करेंगे। अभी इनका इंडो चाइना का जो बेसिक प्रॉब्लम चल रहा है वो अमित शाह की एक स्टेटमेंट की वजह से चल रहा है, जिसमें उसने कहा था जी एक्सिस इनका एरिया भी हमारे लिए है। तो ये जो वाफल किस्म की जो बयानात देते हैं इनकी लीडरशिप, वो अब मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूं, मतलब एक जाहिल की बात पे कमेंट करना तो आई डोंट कंसिडर वेरी अप्रोप्रिएट, जिसको पता ही नहीं हो कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है, ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है, इंडियन आर्मी की एबिलिटी क्या है, पाकिस्तान, ये तो वो समझ सकता है जो इन टेक्निक का माहिर हो। जन साहब समझते होंगे इसको, भाई ठीक है वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखे हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने चांद के ऊपर चीजें भेजे, वो चांद पे जाने के बजाय रास्ते से गिर पड़ी। तो ये चीजें तजर्बों में होती रहती हैं, हमें अपनी कैपेबिलिटी का पता है, बड़ी अच्छी तरह पता है। तो किसी को कहना मैं इंडियन फिल्म का डायलॉग बोल लेना कि जी घुस के मारूंगा, ये बड़ा चीप चीज है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना के जरूर कहूंगा कि वी आर मैच टू मैच रिस्पॉन्स, और उसका सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन जो है, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन, वो जन साहब ने भी देखी, हमने भी देखी कि जब उन्होंने 4 कौवे मारे थे और आए थे अपना पाकिस्तान के अंदर, बल्कि एयरफोर्स ने ये सजेस्ट किया था उस दिन कि जी आज बादल हैं, मतलब मौसम ठीक नहीं है, तो वी कांट टेक अ मिशन। तो आप नरेंद्र मोदी के जहन को देखिए, वो कहता है जी बादल है तो जहाज उसमें छुप जाएंगे, तो यू गो एंड हिट द मसल। उसके बाद फिर वो आए, आपने देखा क्या हुआ फिर। अब ये तो जन साहब को पता है ना कि हमारे DGSPR ने चैनल पे आके अनाउंस किया कि वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर सिलेक्शन एंड द टारगेट ऑफ आवर सिलेक्शन। ये कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, मिलिट्री ऑपरेशन में, मिलिट्री प्लानिंग में कोई शख्स पहले से नहीं बताता कि मैं हमला करूंगा। हमने बंगे दोहल बताया, उसके बाद 10 बजे दिन को, ये तो रात को आए थे ना, हम दिन के 10 बजे हमने क्रॉसओवर किया, हमने एक मिशन फ्लाई किया भालपुर और उसके ऊपर जहां से एंटर हुए वो डिसीट किया, और उस जगह जाके रेड किया जहां पे इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ब्रीफिंग ले रहे थे। सर, राज कादियान साहब की सर क्या फरमाएंगे? किसी एक ही स्टेटमेंट 2 कौमों को लड़ा दे, ये कहां की अक्लमंदी है? आप तारीख को देखिए, पिछले 1000 साल में हिंदुस्तान ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया है, उस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। सर, लेकिन अभी के माहौल में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पॉलिटिशियन तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा पॉलिटिशियन ही होते हैं। जी जी फरमाएं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तो पॉलिटिशियन ने कि इस माहौल में क्या बात बोली है, वो कुछ भी हो, लेकिन भारत की नीति किसी दूसरे मुल्क पर हमला ना करने की पिछले 1000 साल में हमने नहीं किया है, उस नीति में कोई बदलाव नहीं। हाँ, जो हमारी धरती की तरफ आंख उठाएगा, हम पूरी उसकी कोशिश करेंगे आंख नोचने की, उसमें कोई शक नहीं। सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी हमला नहीं किया, मुझे ये फरमाइए कि जो बांग्लादेश बना है आपकी साजिशों की वजह से नहीं बना ना, वो पाकिस्तान की गलती की वजह से बना है। आप भी जानते हैं तारीख, याहिया खान ने बड़ी ईमानदारी से आपका इलेक्शन करवाया था,
जहां तक असेंबली की सीट थी, मेरे को फिगर पूरी तो याद नहीं, लेकिन मुजीब की पार्टी को 269 169 सीटें मिली थी 172 में से, और पार्लियामेंट की सीटों में उसको मेजॉरिटी मिली देखिए थी। सर, आप डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। जनरल मानक शाह ने भी एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने जो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी उसका जिक्र कर दिया। आपने डिसीट किया, हम मानते हैं हमारी गलती हुई, दैट इज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, वहां पे मिस्टेक्स हुई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ जो चीज कहा गई इधर उधर, हम ये भी कहा गया, वो चीजें ठीक है, लेकिन उसके अंदर जितनी फंडिंग थी, जितनी डिसीट था, जितनी वो तो अब नरेंद्र मोदी साहब खुद कह चुके हैं ना सर। आप किस तरह कह सकते हैं कि नहीं थे? उसने कहा जी मैंने बांग्लादेश वॉर में हिस्सा लिया। यानी आपने फंड किया, रिसर्च किया, वहां के अंदर गोरीले वो अपने अपनी मुक्ति बानी के रूप में इंडियन आर्मी के वो भेजे, और ये किसी मुल्क को तोड़ना, एक मुल्क जो है वो एक बाइखलाक मुल्क जो है ना ऐसा काम नहीं करता। अब ये तो आपकी अपनी किताबें लिखी गई ना, तो इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो डिस्ट पाकिस्तान, इंदिरा गांधी ने खुद कहा। बल्कि जब वो वॉर खत्म हुई तो वो जो आपका आईबी का चीफ था उसने किताब लिखी कि जी हम इंदिरा गांधी साहब के पास गए, हमने कहा जी हम बलूचिस्तान में भी ये कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं दुनिया का वर्ल्ड पावर ऐसा नहीं है, सिनेरियो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को सपोर्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मुजरिमाना कार्रवाई थी जो आपकी लीडरशिप ने की कि जी आपने बंगालियों को फंड किया, पैसे। पहली मुक्ति बानी की कॉन्फ्रेंस आपको पता है अगरतला में हुई थी, जो पाकिस्तान से भागे हुए फौजी थे उन्होंने वहां पे हिस्सा लिया था। हम अपनी गलती को तो मान रहे हैं, बट जो कुछ आपने आपके किया, सर यहीं से बात का आगाज करेंगे। वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब ये फरमा रहे थे कि 1000 साल में इंडिया ने कभी किसी कौम पर हमला नहीं किया, किसी मुल्क को पहले नहीं छेड़ा। उमर खताब भट्टू साहब की तरफ चलेंगे। उमर खताब भट्टू साहब कितने सच्चे हैं राज कादियान साहब इस अपनी स्टेटमेंट में कि कभी इंडिया ने छेड़ा नहीं है? अच्छा अब साहब, वाकया ही इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है जी, उसका सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होती है ये कशीदगी जो है वो वहां की अकलियत है, खास तौर पर मुसलमान है। सारा गुस्सा जो है इंडिया की तरफ से वो निकाला जाता है मुसलमानों पर। आप बीजेपी की जो मुखालिफ पार्टी है उसके एक रहनुमा ने कहा है कि अगर बीजेपी की जो सियासत है उसमें से अगर आप मुसलमान, पाकिस्तान और दहशतगर्दी के जो अल्फाज हैं उनको निकाल दें तो उनकी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। वहां पर होता क्या है कि वहां पर जो गुजरात है, जूनागढ़ उनकी रियासत है, वहां पर बल्दिया के जरिए एक इकदाम उठाया गया है कि वहां पर जो अंडा और गोश्त से जो बनी चीजें हैं वो आप किसी भी शॉप पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। अच्छा, लॉजिक ये है कि वो वहां के जो रहने वाले हैं उनके जज्बात मजरू होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कश्मीर में कश्मीरियों का खून जो है वो किस तरह उनके साथ किया जाता है, उनकी लाशें भी वुर्सा के हवाले नहीं की जाती, उस वक्त जज्बात मजरू नहीं होते। जब मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होते हैं, बाहर शोर शराबा होता है, उस वक्त जज्बात मजरू नहीं होते। वहां पर जो मुसलमान हैं उनकी 18 से 20% आबादी जो उनकी कुल आबादी का हिस्सा है, उनकी तादाद है, उनको 5 दर्जे जो है 5% नौकरियां दी गई हैं और निचले दर्जे की नौकरियां हैं। और कुछ मुसलमानों ने कारोबार शुरू किया है तो वो कारोबार तबाह कर दिया गया, मामूल की बात है आबे साहब, और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। और एक बिफरा हुआ हजूम जी किसी भी शख्स को एक महज मुसलमान होने के नाम पर उसको कत्ल या शहीद कर देना ये मामूल की बात है, लेकिन उस वक्त जज्बात मजरू नहीं होते। सर फरमाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। फरमाएंगे उमर खताब भट्टू साहब ने बड़ा जबरदस्त आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया। 5% नौकरियां वो भी निचले दर्जे की, और स्टॉल लगाने पर, दुकान लगाने पर जज्बात मजरू हो जाते हैं, जबकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है सर आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो मैं वो बांग्लादेश का क्वेश्चन आधा रह गया था जब मैंने कहा था हमने हमला नहीं किया है। आप वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या करते हुए आपका अंदरूनी मामला था। सर ब्रिगेडियर साहब ने बता दिया एक चैप्टर है जरूर, लेकिन आप ये फरमा दीजिए जो आपका वहां किरदार था वो कोई पढ़ी लिखी कौम, कोई ऐसी कौम जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को अनाउंस करे, वो कर सकती है सर?
मुझे आप मौका दीजिए ना पूरा बोलने का। सर प्लीज प्लीज। अगर ये बात आपके अंदरूनी मामला रहता ईस्ट और वेस्ट के बीच में हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन जब इसका असर हमारे ऊपर पड़ा, 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से निकलकर हमारे मुल्क में आ गए जी, और फिर भी हमने कोई जल्दी नहीं करी। हमने 9 महीने इंतजार किया। हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमी, पहले आपको बताया कि आप इनको वापस ले लो। ठीक है। आपने जब कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया को बताया कि अगर ये वापस नहीं जाएंगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सर मैं और ये सर एक छोटी सी चीज ये लड़ाई सर एक छोटी सी चीज लिबरेशन वॉर थी। सर एक छोटी सी चीज मदद करी थी क्योंकि हमको करनी पड़ी। सर एक छोटी सी चीज अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ पिछले 20 साल से बल्कि इससे ज्यादा हो गए बेताशा अफगान महाजिन आके बैठे हुए हैं। तो आपका ये मतलब कि हम उठ के अफगानिस्तान पे हमला कर दें? यू मीन दैट कि जी अगर कोई महाजिर आ गए हैं या अभी महाजिरीन गए हैं अफगानिस्तान से निकल के अपना अमेरिका भी गए हैं वेस्ट, तो इसका मतलब वेस्ट जर्मनी भी आके दोबारा अफगानिस्तान पे हमला कर दे? क्या रही है ये रैशनल है? आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है म्यांमार में, क्या कुछ हुआ, इसका मतलब लोग दुनिया जाके म्यांमार पे हमला कर दे? You want to make this rational as a precedent for interfering in the internal affairs of सब country? क्या ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ये कहता है कि अगर किसी मुल्क में महाजिर आए तो उठ के उस पर हमला कर दे लिबरेशन वॉर के लिए? आप मुझे बता दें दुनिया का कोई रूल अगर ये कहता है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर दुनिया का कोई रूल ये नहीं कहता तो आप यू आर आपका मुल्क जो है या इंदिरा गांधी जो है, इसीलिए मारी गई इंदिरा गांधी, दहशतगर्दी की जंग में मारी गई ना। सिखों ने फड़का के रख दिया उसको। क्यों फड़काया? तो इसका मतलब सिख भी ठीक थे, फिर इंदिरा गांधी का कत्ल भी ठीक था, फिर राजीव गांधी का कत्ल भी ठीक था, फिर उसके ऊपर तालियां बजाइए। अगर ये रैशनल आप दे रहे हैं कि जी महाजिन आ गए तो आपने हमला कर दिया, तो फिर तो इंदिरा गांधी ठीक मारी गई क्योंकि उसने जाके सिखों के गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था। फिर तो आप सिखों को भी आजादी दीजिए क्योंकि सिख कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। तो ये तो रैशनल ना हुआ ना सर कि जी क्योंकि महाजिर आ गए। साहिब अपना मौकफ दे दें प्लीज। देखिए, आप उनको आजादी दे या ना दे, आपका अंदरूनी मामला रहता तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब इसका असर हमारे ऊपर पड़ा तो सर हमारे ऊपर भी तो असर पड़ रहा है अफगान महाजिरीन का। अफगान महाजिरीन का असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। 1 करोड़ सर हमारी इकोनॉमी पे अफगान 1 करोड़ नहीं थे, 1 करोड़ तो आबादी भी नहीं थी वहां पे। आपने यही तो प्रोपेगेंडा है। देखिए सर आपने कहा कि मैं आपको मैं शर्मिला बोस की किताब आपको लिख के बताता हूं जो बांग्लादेश की रहने वाली है। उसने कहा इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया औरतों की आबरूरेजी का भी, और मुजीबुर रहमान ने कमीशन बनाया था, अगर आपने तारीख पढ़ी हो। उसने कहा साबित करके दो कि 30 लाख लोग जो है वो मरे थे। उस कमीशन ने इश्तहार दिए अखबारों में। आपको पता है कितने लोग आके रजिस्टर हुए थे? देयर वर 38,000 पीपल हु रजिस्टर्ड कि जहां इतने लोग मरे। मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, आप तारीख की वो बांग्लादेश का गजेटियर उठा के पढ़ लीजिए। तो सर ये रैशनल तो नहीं हुआ क्योंकि इतने लोग 1 करोड़ लोग नहीं आए थे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 1 करोड़ लोग कमिंग। सर राज कादयान साहब अपनी बात मुकम्मल करें, अगले 2 मिनट आपके पास हैं सर प्लीज। आप सच्चाई से अगर मुंह मोड़ना चाहें तो वो आपके सर मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूं आपको। थे और कोई वो एक बात नहीं थी, उनका कोई ओपन एंडेड था। वो तो सर हमारे पास 20 साल से अफगान महाजिर रह रहे हैं जिन्होंने वॉर ऑफ लिबरेशन आपके खिलाफ सर। हमारे पास 20 साल हमारे पास 20 नहीं, आप मुझे बताइए, हमारे पास 20 साल से अफगान महाजिर रह रहे हैं। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दें? आप यही सजेस्ट कर रहे हैं? आपकी पॉलिसी है वो नहीं, पॉलिसी का क्या मतलब है? इंटरनेशनल रूल्स इंटरनेशनल रूल्स जो हैं वो मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक नहीं बनाए जाते। सॉरी, बैनुल अक़वामी कवानीन जो होते हैं वो बैनुल अक़वामी कवानीन होते हैं। और यूएन का यूएन यूनाइटेड नेशन फॉर रिफ्यूजीज कमीशन जो है वो बड़ी क्लैरिटी से कि किसी मुल्क में अगर महाजिर आएंगे तो उसकी मदद जो है यूएनएचसीआर करेगा और वो मुल्क करेगा। आप कह रहे हैं कि महाजिर आए तो हमला कर दो उठा के। सर ये तो कोई रैशनल नहीं है। मैं आपसे हमला था आपके ऊपर, आपके लोगों ने किया था मुक्ति बाहिनी जो कि सर मुक्ति बाहिनी आपने ट्रेंड की थी ना, उनकी मदद करी, आपने फंड किया तो आप खुद कह रहे मदद की थी। अब आप कह गए ना मदद की थी, आपका प्राइम मिनिस्टर कह गया कि हमने मदद की थी। इसका प्राइम मिनिस्टर 3rd क्लास पर्सन, इसका मतलब है कि आपका प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्द है।
आपका प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट है, वो जाके बांग्लादेश में कहता है कि मैंने लड़ाई, ही इज अ इंडियन, ही इज नॉट अ बंगाली, हाउ कैन ही से कि मैंने जाके बांग्लादेश की वॉर में हिस्सा लिया है? या वो स्टूपिड है या वो दहशतगर्द है, दोनों में से एक चीज है उसके अंदर। सर राज कादियान साहब से आंसर ले लेते हैं। सर फरमाइएगा प्लीज। मैं फिर वही कहूंगा, 25 मार्च से जब से आपने क्रैकडाउन शुरू किया था, ठीक है। क्रैकडाउन तो दहशतगर्दों के खिलाफ हुआ था। आपके टीका खान बाद में नियाजी को कोर कमांडर बनाया था, जो आपकी आर्मी ने वहां पर बर्बरता की है, वो तो आज तक कहानियां हैं वहां पर। सर जो बंगालियों ने किया और जो आपकी मुक्ति बाहिनी ने किया वेस्ट पाकिस्तानियों के साथ, औरतें हैं जिनका रेप किया, सर रेप नहीं हुआ, रेप किया है, रेप किया है। आपके फौज के लोगों ने जाके बंगालियों को रेप किया और इल्जाम पाकिस्तानियों पे, कभी किताबें उठा के पढ़े, आपके लोगों ने जाके रेप किया है। वो जो बंगालीज थे उन्होंने यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानियों को रेप किया है औरतों की, जैसे गुजरात में आपने किया औरतों के साथ। क्या गुजरात में आपने नहीं किया औरतों के साथ? आपकी राय है, यूएन की रिपोर्ट। बाबू बजरंगी ने क्या कहा, बाबू बजरंगी ने क्या कहा था गुजरात में? उसने कहा हम औरतों को ले गए, 30 लाख के करीब लोगों को मारा। और सर आप किताब, आप तारीख तो पढ़ ले उठा के। आप लोगों ने इंटरफेयर किया। नरेंद्र मोदी इज ए टेररिस्ट, इट मींस आप कह रहे उसने बांग्लादेश में जाके कहा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट उसने बांग्लादेश में जाके कहा कि मैंने जंग में हिस्सा लिया। जी, नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट सर, राज कादियान टेररिस्ट, वो साहब आपके से- मुल्क को भी तबाह कर सर, रहा है। राज कादियान साहब से दहशतगर्दों का सुन राज लेते है हैं। आपके मुल्क में, उनसे जान छुड़ा लीजिए आज, नहीं जी। तो भारत के अंदर भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक सर, राज कादियान साहब से सुन लेते हैं, वो क्या यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का बता रहे हैं, आप बता दीजिए सर प्लीज। ये फिगर्स कोटेड है कि 3 लाख से 30,000 तक 30 लाख के लोगों को मारा गया है। ये मुजीबुर रहमान ने कहा था। और बहुत सारे हजारों औरतों को रेप सर किया ये गया। मुजीब, ये मैं हम भी नहीं आपसे कह यार रहे, सर रिपोर्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये आप बांग्लादेश, इंटरनेशनल मीडिया के जिसके आप बहुत इज्जत करते हो, मीडिया को कोट करते रहते हो, हाँ, उनकी आप- रिपोर्ट पढ़िए आप। सर, आप बांग्लादेश- मोहम्मदुर रहमान की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़िए आप। सर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने एक कमीशन बनाया था, आप उस कमीशन की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट ना पढ़े, मीडिया की रिपोर्ट ना पढ़े, आप जो मुजीबुर रहमान ने जो 2 कमीशन बनाए थे, जिसमें उसने कहा था ये साबित करो कितने लोग मरे हैं और ये साबित करो कि कितनी औरतों की आबरू है, ये उठा के पढ़ लें, किसी वक्त जरूर पढ़िएगा। बाकी जो आप कहते रहे लेकिन ये पढ़िएगा जरूर, फिर आपको क्लैरिटी होगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। सर आप फरमा दें, आप क्या कहना चाहते हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में, यूएन रिपोर्ट्स के बारे में? नहीं, रिपोर्ट जहां तक मैंने पढ़ी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, वो मैं फिगर आपको दे रहा हूँ। बहुत सारी औरतें जो सामने अभी तक नहीं आती हैं, सच्चाई नहीं जानना चाहती वो। अच्छा, ये तो सच्चाई है कि एक औरत जिसका रेप हुआ है, समाज उसको नीची नजर से देखता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बहस आपके असूलन चलती रहेगी कि हमको इंटरवीन मदद करनी चाहिए थी मुक्ति बाहिनी की कि नहीं, वो आपकी अलग पॉलिसी हो सकते हैं। हमारी जो उस वक्त पॉलिसी थी, और हमने कोई जल्दी में ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया को इसकी इतला दी कि अगर हम ये लोग वापस नहीं पाकिस्तान ने लिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हमको जबरन तो सर हम भी अफगानिस्तान पे हमला कर दें, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे क्लैरिटी से बताएं, इसका मतलब आपकी थिंकिंग ये है कि चूंकि नहीं, आप यही कह रहे हैं ना सर, आप दुनिया को यही सबक दे रहे हैं ना मीडिया पे कि किसी मुल्क में अगर रेफ्यूजीज आए तो उठा के उन पे हमला कर दे, आपका यही मतलब है ना। अब आप औरतों की आबरूरेजी की बात कर रहे हैं, आप फौजी हैं, कुनान पोस्ट में इंटरनेशनल कमीशन की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है ओशन ऑफ टीयर्स, जो आपने चलनी थी कि आपके फौजियों ने एक लाइन में 70 औरतों को खड़ा करके दिन के 10 बजे से 12 बजे तक उनकी आबरूरेजी की। तो ये आप, इसका मतलब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां पे मतलब उन्होंने किया तो आपके लोगों ने किया वो ठीक था, जो वहां पे हुआ वो गलत है। अगर वो सही था तो आप कहें कि जो आपके फौजियों ने किया 70 औरतों की जो आबरूरेजी की है, तो पाकिस्तान जाके कश्मीर पे हमला कर देना, इसका मतलब तो यही हुआ, आपका मतलब तो यही है। फिर आप अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं वो आपके नहीं सर, मैं एक असूल की भैया हमारे पास सर, मैं आपसे एक असूल की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है उमर खताब भट्टू साहब से वर्डिक्ट सर मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ, वाइंड की तरफ एक ही हो सकता है। वाइंड की तरफ चलेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। भट्टू साहब क्या राय है इन 2 बड़ों की मौजूदगी में, क्या कहना चाहेंगे, किस करवट इस तमाम मामले को लगाना चाहिए, बैठना चाहिए? देखिए 30 सेकेंड्स जी, ये मामला जो है, जिस तरह हमने पहले एक चीनी एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये जो मामला पेश आया, उन्होंने इसको
कहा है कि ये इनकी जो ऑपरेशनल सरगर्मियां है ना, उसमें नकाइश जो है उनकी भी निशानदेही करता है। अगर ये कहें कि दूसरी कोई अंदरूनी कहानी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब से पैगाम ले लेते हैं। सर, पैगाम क्या सर, देंगे? पैगाम तो ये है कि मतलब इंडिया में लोग हकीकत को पहचाने, और जो प्रोपेगेंडा होता है मुख्तलिफ तरीक़ेकार से, क्योंकि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दहशतगर्द है और रहेगा। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन। सर राज कादयान साहब, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? 30 सेकंड्स। Narendra Modi has been elected by a vast majority of Indians. Democracy में he is the leader and he will remain the leader. We can't select a leader which is acceptable to Pakistan. नहीं, तो वी वो का बात भी नहीं है। हमारे पे कोई कसूर नहीं है, but he is a terrorist, he is a born राज terrorist. कादयान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली शाह साहब, और हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तजियाकार उमर खताब वट्टू साहब। नाजरीन, चीनी कहावत है कि सारा समंदर पी जाइए, डकार भी ना मारिए, बस शर्त यह कि आपके होंठ खुश्क रहने चाहिए और दुनिया को यह पता चले कि आप प्यासे हैं। पाकिस्तान इसी स्ट्रैटेजी पर अमल करते हुए तमाम तर दफाई मामलात को मजबूती से स्ट्रांग कर रहा है और पूरी दुनिया को वक्त आने पे बताएगा कि पाकिस्तान अपने दिफा को बहुत मजबूत किए हुए है और दुनिया इसको तस्खीर नहीं कर सकती। इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।